सो प्रीवियस सेशन के अंदर हमने कॉम्प्लेक्सिटी को स्टार्ट किया और वहाँ पर देखा कि हम एल्गोरिथम की कॉम्प्लेक्सिटी क्यों मालूम करते हैं और दो वो कौन से बेसिक पैरामीटर हैं वो हम उनमें से हमने एक डिस्कस किया जिसे हम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कहते हैं। उसके बाद बारी आती है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पर जंप करने से पहले हम सबसे पहले रैम मॉडल को डिस्कस करना चाहते हैं। यहाँ पर रैम जो है वो रैंडम एक्सेस मशीन है, नॉट अ मेमोरी। एक्चुअली ये मॉडल है जो हमें ये बताता है कि हम किसी एल्गोरिथम पे किस तरह से रन टाइम स्टेज पर वैल्यूज़ को काउंट कर सकते हैं, उसके क्या प्रोसीजर होंगे। यानी किसी एल्गोरिथम की अगर मुझे कॉम्प्लेक्सिटी मालूम करनी है तो मैं किन किन एक्सप्रेशन या वेरिएबल को किस तरह से काउंट करूंगा, यही वजह से हम रैम मॉडल कहते हैं। तो कुछ पॉइंट्स बताए जा रहे हैं, एन एक्सप्रेशन या एन आइडियलाइज्ड नोशन ऑफ हाउ द कंप्यूटर वर्क, किस तरह से कंप्यूटर वर्क करता है। ईच सिंपल ऑपरेशन विच मीन प्लस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, असाइनमेंट या इफ कंडीशन, इन तमाम को हम सिर्फ एक स्टेप एज्यूम करते हैं अपने एल्गोरिथम पे। इसी तरह ईच मेमोरी एक्सेस टेक एग्जैक्टली वन स्टेप, हर एक जो एक्सेस है मेमोरी का वो एक ही स्टेप लेगा, जबकि लूप और मेथड कॉल आर नॉट सिंपल ऑपरेशन। अगर कोई लूप चल रहा है या कोई मेथड कॉल किया जा रहा है वो एक सोल्यूशन नहीं है, बट डिपेंड अपॉन द साइज ऑफ द डेटा एंड द कंटेंट्स ऑफ द मेथड। तो ये एक सिंपल ऑपरेशन नहीं है, लेकिन ये किस चीज पर बेस कर रहा है कि एक्चुअली जो मेथड बनाया गया है उसमें क्या कंटेंट है या उसे किस वक्त किस तरह से कॉल किया जा रहा है। तो ये रैम मॉडल हमें बताता है कि हम किस तरह से स्टेप्स को काउंट करेंगे। तो अक्सर इंटरव्यू में ये भी बात पूछी जाती है कि एक्चुअली जब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हम मालूम करते हैं तो ये रैम क्या चीज़ है वहाँ पर। तो रैम मॉडल हमें क्या बता रहा है भाई कि हम किस तरह से स्टेप को काउंट कर सकते हैं अपने एल्गोरिथम को। उसने अपने स्टेप्स बता दिए फीचर्स में कि आप अपने एल्गोरिथम पर अगर देखते हो कि कोई सिंपल ऑपरेशन हो रहा है तो आप उसे वन स्टेप दोगे। लूप में आपको क्या स्ट्रैटेजी अपनानी है, ठीक है। ईच मेमोरी एक्सेस क्या कर रहा है, एक स्टेप ले रहा है। ये तमाम स्टेप इसने बता दिए, क्योंकि इन्हीं स्टेप को यूज करते हुए हम किसी भी एल्गोरिथम की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मालूम करेंगे। उसके बाद बारी आती है केसेस की, ठीक है। केसेस से मुराद क्या है? देखो, जब भी किसी चीज की कॉम्प्लेक्सिटी मालूम करते हैं तो कॉम्प्लेक्सिटी पर हमें 3 स्टेजेस का सामना करना होता है। 3 स्टेजेस से क्या मुराद है? फॉर एग्जाम्पल, आपको एक एरे की वैल्यूज दी जाती है, ठीक है ना, और इस एरे के लिस्ट में मल्टीपल वैल्यूज मौजूद है, ठीक है। इन वैल्यूज पे आप एक सर्चिंग, सॉर्टिंग या फिर लीनियर सर्च अप्लाई करते हो, व्हाटएवर कोई भी सर्चिंग की टेक्निक आप इस्तेमाल करते हो, और आप जिस नंबर को सर्च कर रहे हो वो पहले ही इंडेक्स पर मौजूद है। जब तुमने सर्चिंग एल्गोरिथम लगाया और वो इस आइट्रेशन पर पहुंचा तो पहले ही पहुंचते उसे रिजल्ट मिल गया। जब पहले ही मिलते उसे रिजल्ट मिला तो मैं कह सकता हूं कि ये मेरे एल्गोरिथम की बेस्ट केस है कि उसको पहली स्टेज पर ये मिल गया। मुमकिन है नेक्स्ट आइट्रेशन पे जिस नंबर को तुम तलाश कर रहे हो 5 को, वो यहां मौजूद हो, यहां मौजूद हो या फिर यहां मौजूद हो। तो इन स्टेजेस को जो कि यहां पर मौजूद हैं, इनको मैं कह सकता हूं कि ये कुछ एवरेज केस को शो कर रहे हैं। ये नंबर इस लिस्ट में कहीं ना कहीं हो सकता है, लेकिन एज्यूम करो जिस नंबर को तुम सर्च कर रहे थे वो हर वक्त लास्ट पे ही मौजूद है, तो मैं कह सकता हूं कि ये स्टेज हमारे वर्स्ट केस को शो कर रहा है। वर्स्ट केस से मुराद ये है कि मैक्सिमम टाइम इस लूप को, इस नंबर को सर्च करने के लिए कितना लगेगा। जाहिर सी बात है, जब लास्ट आइट्रेशन तक जाएगा तो उसको मैक्सिमम टाइम की जरूरत होगी। तो हम अपने एल्गोरिथम में हमेशा कोशिश करते हैं वर्स्ट केस को चलाएं। वर्स्ट केस को चलाने की जरूरत इसलिए होती है क्योंकि हम हर मशीन को ये देखना चाहते हैं कि सबसे खराब वक्त इसकी कंडीशन कैसे रहती है। एज्यूम करो आपने एक टेलीविजन लिया, आपके पास नॉर्मल वोल्टेज 250, 220 जो भी आती है आप उसको यूज कर रहे हैं। आप देखते हैं कि एक दिन आपके पास वोल्टेज जो है 50 वोल्ट आ रहा है। आपने टेलीविजन के अलावा जितने भी आपके इलेक्ट्रॉनिक्स अप्लायंसेस थे आपने सबको बंद कर दिया, लेकिन आपने देखा कि आपका टेलीविजन 50 पे भी वर्क कर रहा है। लेकिन जैसे ही आपने देखा 50 से नीचे गया, वो फ्लक्चुएट करना शुरू हुआ और फॉर एग्जांपल उसमें कोई भी फॉल्ट आ गया और वो बंद हो गया। तो मैं कह सकता हूं कि इस वक्त मेरे टेलीविजन की जो वर्स्ट कंडीशन थी वो 50 तक थी, जो कि मुझे पता चल गई कि 50 वोल्ट तक मेरा टेलीविजन प्रॉपर्ली वर्क कर सकता है। तो यही वजह है कि हम अपने हर एल्गोरिथम पर ये देखना चाहते हैं कि एक्चुअली हमारा वर्स्ट कंडीशन क्या है, ताकि हमें पता चले कि जब एक खराब तरीन कंडीशन होगी तो हमारा एल्गोरिथम कैसे वर्क करेगा। ओके, तो ये चीज मालूम करने के लिए, यानी वर्स्ट केस, बेस्ट केस और इसी तरह से जो एवरेज केस है, इन चीज को मालूम करने के लिए हमारे पास एक मैथमेटिकल केस है जिसको हम कहते हैं एसिम्प्टोटिक नोटेशन। इस एसिम्प्टोटिक नोटेशन के जरिए से हम अपने एल्गोरिथम की ग्रोथ रेट को फाइंड करते हैं।
तो स्लाइड पे बताया जा रहा है कि एसिम्प्टोटिक नोटेशन आर लैंग्वेजेस दैट अलाउ अस टू एनालाइज एन एल्गोरिथम रनिंग टाइम by identifying its behavior as the input size for the algorithm increase. This is also known as the algorithm growth rate. यानी जिस तरह से आपके इनपुट साइज की वैल्यू बढ़ती रहेगी उसी तरह से आपका ग्रोथ रेट भी बढ़ता रहेगा। कैसे, बात समझ में आएगी आगे जाएंगे। तो इनपुट साइज की वैल्यू बढ़ाते रहूंगा, साइज बढ़ती जाएगी। अज्यूम करो कॉम्प्लेक्सिटी तुम्हारी n है, इस n की वैल्यू बढ़ाते रहोगे, चार्ट में वैल्यू क्या होती रहेगी, बढ़ती रहेगी ना भाई। फॉर एग्जाम्पल ये चार्ट है, तुमने 1 दिया, ये वैल्यू रही 2, यहां 3 4 5 6 रेट बढ़ी। तो इसी चीज को हम क्या कह रहे हैं, एसिम्प्टोटिक नोटेशन कह रहे हैं। 3 टाइप्स हैं इसकी। सबसे पहले बिग ओ, ठीक है। बिग ओ क्या है, एसिम्प्टोटिक अपर बाउंड को शो करता है, वर्स्ट केस को शो करता है अपर बाउंड, और शो करता है कि आप कितने मैक्सिमम टाइम लेंगे अपने एल्गोरिथम पे वर्क करने के लिए। उसके बाद है हमारे पास ओमेगा। ओमेगा लोअर बाउंड शो करता है बेस्ट केस के लिए, यानी पहले चीज पे ही हमें वो चीज मिल जाए, और ये मिनिमम टाइम शो करता है। जाहिर सी बात है जब पहले लिस्ट पे ही आपको वैल्यू मिल गई तो वो मिनिमम टाइम है, उससे कम टाइम हो नहीं सकता। और उसके बाद है हमारे पास थीटा, जो कि बेस्ट केस के लिए है, टाइटली बाउंड को ये शो करता है, और ये यूज करता है एवरेज वर्किंग को। इंडिविजुअली डिस्कस करते हैं बिग ओ को। देखो बिग ओ के अंदर हमने यहां पर देखा कि ये अपर बाउंड है। सबसे पहले हम अपर बाउंड को समझते हैं क्या है। एक छोटी सी एग्जांपल दूंगा, वहां से मैं समझता हूं बहुत प्रॉपर्ली तौर पे हमें अपर बाउंड की डेफिनेशन समझ में आ जाएगी। फॉर एग्जांपल, आपके पास इस वक्त आपके पॉकेट पे $1 मौजूद है, ठीक है। आपने मुझसे पूछा सर आप बताएं कि मेरे जेब में इस वक्त कितने पैसे हैं या कितने डॉलर हैं। मैंने आपको जवाब दिया कि इस वक्त आपके जेब में $1000 से ज्यादा नहीं हो सकते। तो मेरी जो एजम्पशन थी वो 1 से लेकर $1000 तक थी, ठीक है। तो मेरा जवाब गलत नहीं हुआ, बल्कि मैंने अपने जवाब पर यह बताया कि तुम्हारी वैल्यू इससे क्या रहेगी, लेस रहेगी ना। तो जो एग्जाम्पल के तौर पे मैंने बताया, एक्चुअली यही चीज हमारे एल्गोरिथम पे शो करती है कि इस टाइम से ज्यादा आपकी वैल्यू नहीं जा सकती, या इससे ज्यादा टाइम आपका एल्गोरिथम नहीं ले सकता। यही वजह है कि हम इसे अपर बाउंड कहते हैं। डेफिनेशन पे बताया गया कि ये एक्सप्रेस करता है अपर बाउंड ऑफ द एल्गोरिथम रनिंग टाइम। इट्स मेजर्स द वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी और द लॉन्गेस्ट अमाउंट ऑफ टाइम बाय एल्गोरिथम कैन पॉसिबली टेक टू कंप्लीट। जाहिर सी बात है जब मैंने मैक्सिमम वैल्यू बता दी तो उससे मैक्सिमम मजीद हो नहीं सकती। इसी चीज को हम क्या कहते हैं, अपर बाउंड कहते हैं। ग्राफ को देखते हैं। एज्यूम करो आपके पास एक फंक्शन है, ठीक है, ये फंक्शन है आपका। ये फंक्शन एज्यूम इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि ये एक एल्गोरिथम की कॉम्प्लेक्सिटी है, और ये एल्गोरिथम एक दूसरा है जो सेम वर्किंग दोनों कर रहे हैं। तो यहां पर इक्वेशन में देखो कि ओमेगा एफ ऑफ एन इज इक्वल टू जी ऑफ एन, वेयर सी की वैल्यू यानी जो कांस्टेंट वैल्यू है वो 0 से बड़ी है, एंड नॉट सच दैट एफ ऑफ एन इज लेस देन इक्वल टू, जिस तरह मैंने यहां पे बताया था ना, लेस देन। तो ये हमें ये बताता है लेस देन भी हो सकता है और इक्वल भी हो सकता है, ठीक है। जो आपके पास पैसे मौजूद थे $1, मुमकिन है मैं कहता कि आपके पास $1 से कम नहीं हो सकते, या $1 के बराबर भी हो सकते हैं। तो इसका मतलब है कि मैंने दो चीजें बता दी, बराबर भी हो सकती हैं और इससे ज्यादा नहीं हो सकती, जो इसकी वर्स्ट कंडीशन थी। तो ये वो हमारा टर्म है जो किसको शो कर रहा होता है, हमारे बिग ओ नोटेशन को शो कर रहा होता है। ये ग्राफ किस तरह से विजुलाइज हो रही है, जो भी वैल्यू है आप उसको रैंडमली क्या करते रहते हो, इंक्रीज करते रहते हो। एज्यूम करो एक की कॉम्प्लेक्सिटी n थी, एफ ऑफ एन की n है और जी ऑफ एन की n स्क्वायर है। तुमने एक दफा इसे 1 दिया, दोनों सेम रहे, ठीक है। तो सेम रहे तो ये वो पोजीशन है, लेकिन कहीं ना कहीं वैल्यू एक ऐसी आई जहां पर दोनों की कंडीशन क्या हो गई, सेम हो गई, ठीक है। दोनों एल्गोरिथम पे जब तुम मल्टीपल रेट ऑफ ग्रोथ को चेक करते जा रहे हो, 1 दे रहे हो, 2 दे रहे हो, 3 दे रहे हो, एक वो कंडीशन आई जहां पर दोनों सेम हो गए। उसको, उस पॉइंट को हम क्या कह रहे हैं, के कह रहे हैं। लेकिन उसके बाद तुम देखो कि जो जी ऑफ एन की ग्रोथ है वो हमेशा क्या रही, बढ़ती रही, और जी ऑफ एन की वैल्यू उससे कभी भी आगे नहीं जा सकी। तो यही वजह है कि इस चीज को हम अपने वर्स्ट केस के लिए इस्तेमाल करते हैं। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो इसका मतलब है कि जो कॉम्प्लेक्सिटी तुमने फाइंड की है वो एसिम्प्टोटिक नोटेशन बिग ओ के लिए एप्लीकेबल एंड राइट है। उसके बाद बारी आती है हमारे पास
थीटा की, थीटा लोअर बाउंड को शो करता है, ठीक है, और लोअर बाउंड के साथ साथ ये आपके एल्गोरिथम को क्या शो करता है कि उसके बेस्ट केस को शो करता है, यानी लीस्ट नंबर ऑफ टाइम कितना लग रहा है उस चीज को फाइंड करने के लिए इस चीज को शो कर रहा होता है। यहां पर इक्वेशन आप देखें तो g ऑफ n जहां पर हमारे पास लेस देन था, ठीक है ना, यहां पर भी उसका रिवर्स हो गया। तो मैं इसको आसान लफ्जों में क्या ये कह सकता हूं कि अगर हमारे पास यही इक्वेशन होती जो f ऑफ n के साथ यहां लिखी हुई है, जहां पर लेस देन लिखा हुआ है वहां पर मैं ग्रेटर देन और इक्वल टू लिख दूं, ठीक है, बात बिल्कुल वही है। आप इसको रिवर्स कर लो या डायरेक्टली यहां पर ग्रेटर देन इक्वल लिख लो, तो यहां पर क्या किया गया है, उस चीज को रिवर्स कर दिया गया है। तो मैं आसान लफ्जों में कह सकता हूं f ऑफ n विद कांस्टेंट इज ग्रेटर देन इक्वल टू g ऑफ n। तो यही वजह है जो ग्राफ पहले g ऑफ n को ऊपर शो कर रहा था प्रीवियस पेज पर, अब उसी g ऑफ n को वो कहां पे लेकर आ चुका है, नीचे। तो ये वो पॉइंट है जहां वैल्यू दोनों शो कर रही थी और लेकिन वैसे ही वैल्यू फ्लक्चुएट होकर ऊपर चली गई, ठीक है, क्योंकि यहां पर वैल्यू मैच हुई और लेकिन उसके बाद मैच नहीं हो सकी, वो आगे ऊपर की तरफ चली गई। यही वजह है कि बेस्ट केस का ग्राफ शो करता है। इसके बाद हमारे पास टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में लास्ट जो है वो थीटा है, और थीटा हमारे पास जो है वो लोअर बाउंड और टाइटली बाउंड को शो करता है, यानी आप आसान लफ्जों में कह लो कि ये एवरेज केस है, तो लोअर एंड अपर दोनों के दरमियान शो होता है। तो ये था हमारे पास अपर, ये था लोअर, और इन लोअर के दरमियान आप देखो इस पॉइंट के बाद हमारी कॉम्प्लेक्सिटी इसके दरमियान ही रह रही है। तो इक्वेशन में आप देख रहे हो जो पहले लेस देन और ग्रेटर देन के साथ था, अब वो डायरेक्टली किसके बराबर हो गया है, बोथ आर सेम के इक्वल साइन के साथ। तो ये हमारे एसिम्प्टोटिक नोटेशन यानी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन पे इस बात को जाहिर कर रहा है कि ये अपर एंड लोअर दोनों बाउंड के दरमियान रहने वाला है। तीनों को हमने इंडिविजुअली देख लिया। अब हम यहां पर फाइंड करते हैं कि एक्चुअली ये जो एक प्रॉब्लम है छोटी सी, ये इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होने वाली है। जैसे कि अभी हमने मॉडल एक्सप्रेशन पे देखा था, रैम मॉडल में सॉरी, तो वहां पर हमें बताया गया था कि जो भी असाइनमेंट ऑपरेटर हैं, ठीक है, फिक्स पार्ट के साथ आप उसको एज्यूम करोगे वन स्टेप, तो मैं इसे कह देता हूं C1, ठीक है ना। लेकिन लूपिंग के हवाले से वहां पर बात हुई थी कि वो डिपेंड करता है अपने डेटा पर रैम मॉडल में। तो मैं थोड़ा सा ब्रीफली बता रहा हूं, ठीक है। तो ये जो पार्ट है, जो स्टेप है, ऑल्दो ये भी एक C है, तो मैं इसे भी C1 कह देता हूं। लेकिन ये जो पार्ट है हमारा जो वेरिएबल की वैल्यू को लेकर आ रहा है, ये किस पर डिपेंड करता है, अपने एरे की साइज पर डिपेंड करता है। थोड़ी देर के लिए अज्यूम करो यहां पर मैंने कह दिया n, तो इसका मतलब है कि यूजर से ये वैल्यू ली जाएगी, उसके बाद इन तमाम वैल्यू के सम को या इंडिविजुअल वैल्यू को, ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉब्लम इंडिविजुअल वैल्यू प्रिंट हो रही है हर आइटरेशन पे, यानी पहले 14, 82, 40, 24 एंड 20 है, लेकिन मैंने उसे क्रॉस करके n कर दिया है, तो जितनी वैल्यू यहाँ यूजर देगा उसकी कॉम्प्लेक्सिटी चलेगी। तो अब जब मैं कॉम्प्लेक्सिटी लिखूंगा तो मैं कह सकता हूं C ऑफ n, ठीक है, कांस्टेंट वैल्यूज के साथ है। तो अभी मैंने डिस्कस किया कि हम हमेशा अपने एल्गोरिथम की वर्स्ट केस देखते हैं, तो यही वजह है कॉम्प्लेक्सिटी पर आप देख रहे हो कि मैंने ओमेगा n यूज किया, विच मीन अपर बाउंड यूज किया है कि इससे ज्यादा नहीं हो सकती कॉम्प्लेक्सिटी ओमेगा ऑफ n, क्योंकि हम कांस्टेंट वैल्यू को कंसीडर नहीं करते हैं। जैसे मैंने उसमें भी बताया था आपको प्रीवियस सेशन पे जब हम स्पेस कर रहे थे। इसी तरह कोफिशिएंट को हटाएंगे तो कांस्टेंट को भी हम यहाँ से हटा देंगे, फॉर एग्जांपल अगर होती तो यही वजह है कि इस प्रॉब्लम की प्रोपोज कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, ओमेगा n है, एक लूप होने की वजह से। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। इस एग्जांपल के अंदर मैं कह सकता हूं कि ये एक वेरिएबल एक्सप्रेशन है। अगर एक सिंपल इनिशियलाइजेशन वैल्यू होती तो मैं इसको सिर्फ कांस्टेंट वैल्यू कह सकता था, स्टेप 1 कह सकता हूं, इसे C1 से मुराद है। अब एक लूप चला, इस लूप के अंदर एक और लूप मौजूद है, ठीक है। ये तो ऑल्दो एक कंडीशन है, तो इस चीज को हम इतना कंसीडर नहीं करते क्योंकि ये कॉम्प्लेक्सिटी डिपेंड नहीं करता, ये तो एक वैल्यू पर बेस करता है, ठीक है, कि एक ही वैल्यू ग्रेटर है लेस देन है, तो इसको भी हम एक ही वैल्यू पर फाइंड कर सकते हैं। ऑल्दो यहाँ पर जहां पर असाइनमेंट ऑपरेटर इस्तेमाल होगा हम इसे भी एक कांस्टेंट वैल्यू के फॉर्म पर या स्टेप के फॉर्म पर ले सकते हैं। अब अगर आप बगौर देखो कि इस वैल्यू को भी क्रॉस करके मैंने अगर n कर दिया तो पहला लूप हमारे n पर बेस करता है, इसी तरह से दूसरा लूप भी इस पर बेस करता है, तो ये खुद किस पे बेस कर रहा है, n पर बेस कर रहा है। तो मैं आसान लफ्जों में ये कह सकता हूं कि हमारी कॉम्प्लेक्सिटी n मल्टीप्लाई बाय n पर बेस करने वाली है। तो इस फॉर्मेट के रिस्पेक्ट से मैं कह सकता हूं कि अब जो मेरी कॉम्प्लेक्सिटी बनी है वो ओमेगा या ON स्क्वायर बनी है। ऑल्दो इसके साथ कांस्टेंट टर्म भी होंगे, लेकिन जैसे मैंने प्रीवियसली डिस्कस किया कि वो तमाम चीजें हमारे स्टेप्स में मौजूद हैं कि हम कोफिशिएंट भी रिमूव कर देते हैं और कांस्टेंट वैल्यू भी रिमूव कर देते हैं। तो मैंने इसको क्या कह दिया, n स्क्वायर कह दिया।
आप इन दोनों एग्जाम्पल के बेस पर देख रहे हैं कि हमारी एग्जाम्पल किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पर बेस नहीं कर रही, बल्कि हम उस एसिम्प्टोटिक नोटेशन के बेस पर बात कर रहे हैं जो रैम मॉडल या उसके वो तमाम स्टेप्स में हमें बताएं कि हम किस तरह से उसकी कॉम्प्लेक्सिटी मालूम करने के बाद इन टर्म ऑफ वैल्यू लिखेंगे। अब यहाँ पर एक छोटी सी एग्जांपल है, यहाँ से हमें और भी बेहतर तरीके से बात समझ में आएगी। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि कांस्टेंट वैल्यू मैंने रिमूव कर दी, इसी तरह से जो कोफिशिएंट वैल्यू थी वो भी रिमूव कर दी। थोड़ी देर के लिए अज्यूम करते हैं कि हमने वो तमाम वैल्यू रिमूव नहीं की, ठीक है। यहाँ पर स्क्वायर मौजूद है, मैं इसको स्क्वायर कर देता हूँ, ठीक है। तो आपके पास एक कॉम्प्लेक्सिटी एल्गोरिथम की आई है n² + 1, एक की आई है 30n + 8। अगर आप विजुअलाइज्ड के फॉर्म पर देखो तो विथ रिस्पेक्ट टू द टाइम वैल्यू किस तरह से इंक्रीज हो रही है और ये आगे जा रही है, ये हमें किस तरह से पता चलेगा। जैसे मैंने प्रीवियसली भी बताया था कि हम n² + 1 पर और इसी तरह से 30n + 8 पर मल्टीपल वैल्यूज देंगे फ्रॉम, मैंने यहां पर NO इन शॉर्ट लिखा, 1 2 3 4 5, और हर वैल्यू पर इसका कुछ ना कुछ आउटपुट आता रहेगा। तो तुम बगौर देखो जो n² की वैल्यू है वो हमारे 30n से इस पॉइंट तक क्या रही, लोअर रही, ठीक है ना। लेकिन हो सकता है कोई n पॉइंट हो, आई एम नॉट श्योर कि वो वैल्यू क्या होने वाली है। आप कैलकुलेट करके इसको अप्रोप्रिएटली देख सकते हैं, एक्सेल में कर लें ताकि एक ही दफा ड्रैग करना हो आपको, वो तमाम वैल्यूज आपको दिख जाए। तो मैं कह सकता हूं n वो पॉइंट है जहां पर इसकी वैल्यू क्या रही, ग्रेटर रही, और 30n की वैल्यू क्या हो गई, लेस हो गई। तो ये एग्जाम्पल हमें बताती है कि हम इतने देर से हायर कोफिशिएंट या हायर वैल्यू ऑफ n क्यों ले रहे थे। इसकी वजह यही थी कि जो हायर nth की वैल्यू होती है वो हमारे रेट ऑफ ग्रोथ को बता रही होती है। यही वजह है कि कुछ देर तक यहां पर वैल्यू हमारे दूसरे कोफिशिएंट से यानी दूसरे एल्गोरिथम से नीचे रही, लेकिन जैसे ही उसकी वैल्यू इस पॉइंट पे पहुंची वो बिल्कुल डायरेक्टली क्या हुआ, रेज हुआ, और उसके बाद वो कभी भी नीचे नहीं आएगा, जो कि हमारे रीडिंग की इस वैल्यू, ये तमाम वैल्यूज यहां पर बता। तो मैं कह सकता हूं कि ये वो हमारा एल्गोरिथम है जिसका रेट ऑफ ग्रोथ सबसे ज्यादा रहेगा, और इसी पर हम एसिम्प्टोटिक नोटेशन की बात भी कर रहे हैं। तो ये वो एप्रोप्रिएट तरीका था जो मैं शुरू से डिस्कस कर रहा हूं कि हम लोअर टर्म, कोफिशिएंट और कांस्टेंट वैल्यू को क्यों हटा रहे होते हैं। तो ये पूरी इक्वेशन अब किस में कन्वर्ट हो जाएगी, सिंपल n², जो कि हम करते आ रहे थे। तो जिस तरह से n वैल्यूज में लिख रहा था, इसी तरह से इसके डिफरेंट कॉम्प्लेक्सिटीज की वैल्यूज होते हैं जो इन फ्यूचर हम डेटा स्ट्रक्चर पर डिस्कस करेंगे। जब आगे जाएंगे तो वहां पर हम देखेंगे कि डिफरेंट एल्गोरिथम की डिफरेंट कॉम्प्लेक्सिटीज कैसे होती है। सबसे पहले मैं कुछ वैल्यूज दिखाना चाहता हूं। फॉर एग्जाम्पल ω(1) लिखा है कहीं पे, तो इसका मतलब ये है कि कोई कांस्टेंट वैल्यू रिक्वायर्ड है। कांस्टेंट वैल्यू से क्या मुराद है, 50 कांस्टेंट वैल्यू, 20 कांस्टेंट वैल्यू, 60 कांस्टेंट वैल्यू। कांस्टेंट वैल्यू को हम डायरेक्टली एज्यूम अपने एल्गोरिथम ग्रोथ पे नहीं करते हैं, तो उसकी जगह हम डायरेक्टली 1 लिख देते हैं। लेकिन जो मैंने लूपिंग की आपको कंडीशन बताई थी, जहां पर वो अपने डायनेमिक एरे के फॉर्म पर मौजूद था कि जब तक n की वैल्यू पता नहीं चलेगी उस वक्त तक मैं बता नहीं सकता कि कितनी आइट्रेशन स्टेप चलेगी। यही वजह है कि आप देख रहे हो 0 के बाद हमारे पास log n है, ठीक है। log n क्या है, फ्यूचर में जाएंगे तो हम बात करेंगे तफसीलन उस पर। उसके बाद हमारे पास क्या आता है, ω(n) आता है, जो हम स्टार्टिंग से डिस्कस करते हुए आ रहे हैं। इसी तरह फिर मैंने n² भी बताया था, तो ये रहा हमारा n², लेकिन n² के बीच पर हमारे पास आ गया n log n। जो log n है या n log n है, ये हमारे प्रॉब्लम को फर्दर 2 हिस्सों में डिवाइड करता है। जब आगे जाएंगे, जैसे मैंने पहले भी डिस्कस किया, डिवाइड एंड कंकर रूल है, वहां पर हम देखेंगे वहां पे कॉम्प्लेक्सिटी हमारी log n के फॉर्म पर आती है। फिर हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म पर वैल्यू आती है। जिस तरह से पहले हमारे पास n² था, अब आप देख रहे हो 2 की पावर n हो गई, ठीक है। आप समझ सकते हैं कि यहां पर वर्थ कितनी बढ़ जाएगी, ठीक है। जैसे n² n³ हो रहा था, अब 2 की पावर n का मतलब है 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, और अज्यूम करो 2 की पावर 25 कितनी बड़ी वैल्यू हमें लाकर देगी। तो इससे पता चल रहा है कि ये जो पार्ट है हमारा वो काफी हॉरेबल पार्ट है, और यहाँ पर वो कलर पे भी शो करके दिखा रहे हैं कि ये हॉरेबल पार्ट यहाँ पर मौजूद है। और उसके बाद हमारे पास जो लास्ट आता है वो बाइनोमियल फॉर्म पर मौजूद है, जो कि आपके वैल्यूज को मल्टीपल वे पे कर शो कर रहा होता है। फाइनली हमारे पास जो हमने स्टार्टिंग पे कॉम्प्लेक्स एसिम्प्टोटिक नोटेशन की बात की थी, तो मैं उसको फाइनलाइज इमेज पर अगर शो करूं तो एक इक्वेशन हमारे f की थी, f ऑफ n लिखा हुआ था और g ऑफ n लिखा हुआ था, तो शॉर्टली मैंने यहाँ पर दिखाया हुआ है, ठीक है। ओमेगा n है, ठीक है,
उसके बाद हमारे पास दूसरी वैल्यू है जो कि हमारे पास थीटा की होती है, और इसके बाद हमारे पास ओमेगा है। ये जो दो पार्ट्स हैं, ठीक है, इसको हम स्मॉल ओ और इसी तरह स्मॉल थीटा कहते हैं। तो यही वजह है कि इसमें थोड़ी स्लाइटली चेंजेस है, लेकिन हम इसे कंसीडर करते हैं। तो अक्सर इंटरव्यू में यही पूछा जाता है, क्योंकि अक्सर बुक्स पे स्टार्टिंग लेवल पे आप देखेंगे तो एसिम्प्टोटिक नोटेशन के अंदर सिर्फ 3 चीज़ें डिस्कस की जाती हैं, बेस्ट वर्ड्स और इस तरह की चीज़ें, लेकिन हमारे पास टोटल जो है 5 टाइप्स हैं एसिम्प्टोटिक नोटेशन के, जिसमें हमने देखा बेस्ट केस में हमने देखा ओमेगा, थीटा और बिग ओ नोटेशन, और उसके बाद स्मॉल ओ और स्मॉल थीटा यहाँ पर देख रहे हैं। स्मॉल ओ और थीटा में सिर्फ डिफरेंस आप बगौर देखो तो जो लेस देन इक्वल था वो यहाँ पर इक्वल हट गया, ठीक है, सिर्फ इक्वल की कंडीशन वहां से वेरी कर जाएगी। इसी तरह से जो ग्रेटर देन इक्वल था यहाँ पर सिर्फ ग्रेटर देन रहा, इक्वल साइन हट गया। ऑल्दो मैथमेटिकली तो चेंजेस थोड़ी सी हुई हैं, लेकिन वेरिएशन इन टर्म ऑफ प्रैक्टिकल ये बहुत बड़ी है। तो अक्सर पूछा जाता है कि कितने तरह के हैं और उनकी वर्किंग और स्लाइटली डिफरेंस इनके दरमियान क्या है। तो ये सेशन थोड़ा सा लॉन्ग रहा, लेकिन इसमें हमने तफसीलन बात की कि एक्चुअली टाइम कॉम्प्लेक्सिटी किसी भी एल्गोरिथम की किस तरह से फाइंड की जाती है, रैम मॉडल क्या है, ठीक है। इसी तरह एसिम्प्टोटिक नोटेशन की 3 टाइप्स देखने के बाद हमने 2 फर्दर टाइप्स भी देखे और उसमें वेरिएशन भी देखा हमने, और साथ ही साथ हमने एक बड़ी आसान सी एक एग्जांपल देखी जिसको अपर बाउंड के तौर पे मैंने बताया। वो एग्जांपल अगर आपको याद रहेगी तो आप हमेशा इस बात को जहन नशीन रखेंगे कि एक्चुअली एसिम्प्टोटिक नोटेशन हम क्यों इस्तेमाल करते हैं और किस तरह से हम मैक्सिमम टाइम के बेस पर देखते हैं कि प्रॉब्लम किस तरह से वर्स्ट कंडीशन पर बेस्ड कर रही है।